हेलो स्टूडेंट्स, पिछली क्लास में हम लोगों ने देखा था कि दर्पण का सूत्र का निगमन कैसे किया जाता है, वक्रता, त्रिज्या और फोकस दूरी में संबंध निकाला था। वो मार्जिनल रेस के लिए हो या पैराएक्सियल रेस के लिए हो, उनमें संबंध हम लोगों ने देखा था। मार्जिनल रेस के केस में आया था फोकस दूरी बराबर रेडियस ऑफ कर्वेचर r माइनस r बटा 2 और कॉज आई या थीटा था, जहां थीटा या आई क्या था, आपतन कोण था। ठीक है। बाद में जब हम लोगों ने कहा था कि जब पैराएक्सियल रेस के बारे में बात की जाएगी तो कोण आई या कोण थीटा की वैल्यू बहुत कम होगी, जीरो की तरफ अप्रोच करेगी, तो कॉज आई या कॉज थीटा जो होगा वो 1 की तरफ अप्रोच करेगा, तो वहां से एफ की वैल्यू निकल के आई थी r/2। ठीक है। आवर्धन भी देखा था, आवर्धन के फार्मूले निकल के आए थे, m इज इक्वल टू आई बाई ओ इज इक्वल टू माइनस वी बाई यू इज इक्वल टू एफ डिवाइडेड बाई में एफ माइनस यू, और साथ में एक निकल के आया था एफ माइनस वी बाई एफ। ये फार्मूले निकल के आए थे आवर्धन के। और देखा था कि जब मुख्य अक्ष के अनुदिश अगर वस्तु गतिमान होती तो प्रतिबिंब का वेग माइनस m स्क्वायर गुना लिखा जाता है वस्तु का वेग, और साथ में लिखते हैं वो किसके रेस्पेक्ट में होता है, तो मिरर के रेस्पेक्ट में होता है, दर्पण के सापेक्ष होता है। और जब लंबवत गतिमान होती है तो उसके लिए सिर्फ m से मल्टीप्लाई करा देते हैं, चिन्ह भी सेम रहता है। ठीक है। आज की क्लास में हम लोग दर्पण के उपयोग पढ़ेंगे, जिसमें सबसे पहले देखते हैं अवतल दर्पण के उपयोग। तो अवतल दर्पण का उपयोग कहां कहां किया जाता है, तो नाक, कान, गले के डॉक्टरों द्वारा आपतित प्रकाश को अवतल दर्पण द्वारा शरीर के उस भाग पर केंद्रित किया जाता है जिस भाग की जांच करनी होती है। इस पॉइंट का मतलब क्या है, सबसे पहले समझते हैं कि कैसे कैसे हम इनका यूज कर सकते हैं। तो पहला जो पॉइंट लिखा गया उसका मतलब यह है कि अगर ये कोई दर्पण दिया गया है हमारे पास, ये दर्पण है और एक ऐसा दर्पण तो अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण में हम लोगों को पता है ये P होता है, ये F होता है और ये C होता है। ठीक है। पॉइंट लिखा है कि जिस भाग की जांच करनी होती वहां केंद्रित करवाया जाता है। तो अगर बात किया जाए कि यहां से प्रकाश किरणें जा रही, यहां से प्रकाश किरणें जा रही, मुख्य अक्ष के समांतर, ये कहां से पास होती हैं, तो अगर पैराएक्सियल रेज होती हैं तो ये फोकस से होकर के पास होंगी। तो जितनी भी किरणें हैं अवतल दर्पण के केस में वो कहां पर आकर के गिरेंगी, तो अवतल दर्पण के केस में जितनी भी किरणें हैं वो फोकस पर आकर के गिरेंगी। ठीक है। तो समांतर किरणों को अगर आपतित करवाया जाता है इसके ऊपर तो वो कहां से पास होंगी, फोकस से पास होंगी, फोकस पर जाकर के इकट्ठा होंगी, जिसकी वजह से फोकस के ऊपर प्रकाश की तीव्रता अधिकतम होगी, मतलब वहां ज्यादा उजाला होगा, जिसकी वजह से हम उस भाग की जांच कर पाते हैं। ठीक है। तो पहला पॉइंट उम्मीद है क्लियर हुआ होगा। दूसरा पॉइंट क्या है, सर्च लाइट तथा वाहनों के बत्तियों में आपतित प्रकाश किरणों को समांतर प्रकाश पुंज के रूप में बनाने के लिए किया जाता है। अब ये कैसा है, तो ये पहला पॉइंट है जो हम लोगों ने अभी पढ़ा। बी पॉइंट यहां लिखते हैं। बी पॉइंट का मतलब ये है कि अगर ये हमारे पास अवतल दर्पण दिया गया है, ये अवतल दर्पण है, ये इसका मुख्य अक्ष हो गया, P हो गया, यहां F हो गया, यहां C हो गया। पॉइंट क्या कह रहे हैं कि सर्च लाइट हो, टार्च हो, वाहन की बत्तियों में आपतित प्रकाश के समांतर किरण पुंज प्राप्त करने के लिए किया जाता है। तो देखो अगर यहां पर बल्ब हो जो जल रहा हो तो यहां से प्रकाश किरणें निकलेंगी, यहां से प्रकाश किरणें निकलेंगी, कुछ इस तरह से प्रकाश किरणें निकलेंगी। और ये अगर फोकस से प्रकाश किरणें होकर निकलती हैं तो दर्पण से परावर्तन के पश्चात कहां से जाती हैं, मतलब मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। तो देखो ये मुख्य अक्ष के समांतर हो रही हैं। तो इस तरह से इसका उपयोग किया जा सकता है। तो बी पॉइंट हो गया। पहले पॉइंट में इकट्ठा करने के लिए ऐसे काम में लिया जाता है इसे, और फैलाने के लिए भी इसे काम में लिया जा सकता है। अगर फोकस से प्रकाश किरणें चलें तो दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएंगी, जिससे हमें समांतर प्रकाश पुंज मिलेगा। ठीक है। बात भी किया था कि जो पुंज होते हैं, बीम ऑफ जो लाइट होती है वो 3 तरह की होती है। एक होती है पैरेलल, जिसे समांतर प्रकाश किरण पुंज कहते हैं, एक होती है अभिसारी, एक होती है अपसारी। ठीक है। अगला पॉइंट है सेविंग दर्पण के रूप में किया जाता है। चेहरे को दर्पण के पास रखने पर U लेस देन F होता है तो चेहरे के बाल, जड़ें उसकी ठीक से दिखाई देती हैं। इस C पॉइंट को अगर बना करके एक्सप्लेन करें तो कुछ ऐसा होगा। यहां पर हमारे पास दे रखा है यह अवतल दर्पण और ये है इसका प्रिंसिपल एक्सिस, ये ऐसा है। और ये इस पॉइंट में कह रहे हैं कि बड़ा प्रतिबिंब बनाना है और सीधा भी बनना चाहिए। ऑफ कोर्स हमें देखना होगा तो सीधा हो, बड़ा हो, इसके लिए क्या करना पड़ता है हमें, इसके लिए क्या है, जब हम लोगों ने पढ़ा था प्रतिबिंब बनाने के लिए, तो प्रतिबिंब देखा था कि जब F और P के बीच में वस्तु उपस्थित होती है तो यहां से जो प्रतिबिंब बनता है वो दाहिनी तरफ बनता है और वो बड़ा बनता है। अगर ये क्लास नहीं देखी तो वहां से जाकर के देख सकते हैं। वहां पर शॉर्टकट तरीका भी बताया था कि तीसरे भाग में वस्तु है, चौथे भाग में इसका प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है। तो अगर यहां पर वस्तु होगी, F और P के मध्य अगर वस्तु उपस्थित होती है, देखो यहां लिखा भी है
u की वैल्यू किससे, f से कम रहनी चाहिए, मतलब u का मान जो होगा f और p के बीच में कोई दूरी होगी उसमें रहेगा, तो उसके सापेक्ष यहां पर एक सीधा प्रतिबिंब बनेगा लेकिन आभासी प्रतिबिंब बनेगा। ठीक, तो इस सिद्धांत का उपयोग हम कर सकते हैं अगर कोई छोटी वस्तु है उसका बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त करना चाहते हैं तो इसका उपयोग हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे, लेकिन वस्तु की स्थिति कहां होनी चाहिए, दर्पण के ध्रुव और वक्रता, दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच में अगर वस्तु स्थित है तो उसका आभासी और बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त हो जाएगा। तो ये हो गया सेविंग दर्पण के रूप में। तो सेविंग दर्पण के रूप में कैसे काम करता है, उम्मीद है चीज समझ में आई होगी। एफ और पी के बीच जब वस्तु उपस्थित होगी तो उसका प्रतिबिंब बड़ा बनेगा, आभासी बनेगा, जिसको हम ठीक से देख पाएंगे। ठीक है, सर्च लाइट में कैसे काम करता है, तो मुख्य फोकस के ऊपर अगर वस्तु उपस्थित है, मतलब कोई बल्ब रखा गया, तो वहां से जो प्रकाश किरणें निकलेंगी दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएंगी। और यहां पर हम लोगों ने बात किया कि डॉक्टर इसका यूज किस लिए करते हैं, किसी एक पर्टिकुलर ऑर्गन जो हमारे बॉडी के अंदर होता है उसकी जांच करनी होती है, तो वहां पर ज्यादा से ज्यादा किरणों को समेट के गिराते हैं। ठीक है, जिससे वो भाग ज्यादा प्रकाशित हो सके और उसकी ठीक से जांच की जा सके। उम्मीद है कि अवतल दर्पण के उपयोग समझ में आए होंगे। अब बात किया जाए उत्तल दर्पण के उपयोग में, तो उत्तल दर्पण का फेमस है उपयोग कार के वाहनों में पार्श्व दर्पण के रूप में किया जाता है। तो वाहन के पीछे चलने वाले अन्य वाहन अथवा वस्तुओं का उत्तल दर्पण से बना सीधा तथा छोटा प्रतिबिंब वाहन के ड्राइवर को दिखाई देता है आसानी से। इस पॉइंट को अगर हम लोग देखें तो ए पॉइंट अगर हम बना के लिखते हैं तो कुछ इस तरह का है। ये हो गया हमारे पास कैसा दर्पण है, उत्तल दर्पण। ये उत्तल दर्पण हो गया। और इस उत्तल दर्पण में ये जो पॉइंट है कैसे काम करता है, तो हम लोगों को पता है यहां कहीं पर अगर वस्तु उपस्थित होती है तो इसका प्रतिबिंब यहां कहीं पर बनता है, यहां कहीं पर बनता है। कहां कहां के बीच बनता है, तो फोकस और पोल के मध्य बनता है। फोकस, मुख्य फोकस और ध्रुव के मध्य बनता है। यहां वस्तु बड़ी है और प्रतिबिंब छोटा है, प्रतिबिंब छोटा है, छोटा है। इसी सिद्धांत का उपयोग करके इसे रियर व्यू मिरर के लिए हम इसका उपयोग करते हैं। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या है, सड़क पर लगी बत्तियों के प्रकाश के परावर्तक के रूप में इसका उपयोग किया जाता है, जिससे चलने वाला प्रकाश बड़ी जगहों पर फैल पाए। तो हम लोगों ने पढ़ा था इसकी प्रकृति क्या होती है, डाइवर्जिंग होती है, अपसारी होती है। तो अपसारी होती का क्या मतलब है, अगर हम लोग बी पॉइंट यहां पर बनाएं, ए पॉइंट समझ में आया होगा कैसे इसका उपयोग किया जाता है। तो दूसरा अगर हम पॉइंट लिखें यहां पर, तो बी पॉइंट में कहा जाता है कि अगर प्रकाश किरणें मान लें इस पर गिर रही, कुछ इस तरह से आ रही, गिर रही प्रकाश किरणें, ये प्रकाश किरणें आ रही और इस पर आकर के आपतित हो रही हैं। अब ये परावर्तित होकर के फैलेंगी, परावर्तित होकर के फैलेंगी, ये इधर देखो फैल रही हैं, ये परावर्तित किरणें फैल रही हैं। तो अभी इतने भाग में प्रकाश जाना चाहिए था, लेकिन किरणें फैलेंगी तो बहुत बड़ा सा भाग होगा जो प्रकाशित होगा। ठीक है, तो इसकी वजह से हम क्या करते हैं, परावर्तक के रूप में इसका इस्तेमाल करते हैं। अगर बहुत बड़े एरिया को हमें प्रकाशित करना होता है कम प्रकाश में, तो इस दर्पण का उपयोग किया जा सकता है। तो वही लिखा है, सड़क पर लगी जो बत्तियां होती हैं प्रकाश के परावर्तक के रूप में हम इसका उपयोग करते हैं, जिससे बत्तियों से चलने वाला जो प्रकाश होता है बड़े क्षेत्र में फैल जाता है। तो यहां पर इसका अपसारी जो गुण है वो दिखाई देता है या देखने को मिलता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, अवतल दर्पण अभिसारी होता है, उत्तल दर्पण अपसारी होता है, डाइवर्जिंग होता है, और पहले वाला कन्वर्जिंग होता है। ठीक है, अब अगर इनके उपयोग पढ़ लिया है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है प्रैक्टिकल में कि अगर समतल दर्पण रखा गया हो, उत्तल दर्पण रखा गया हो, अवतल दर्पण रखा गया हो, इनको पहचानेंगे कैसे। तो अगर दर्पण ना दिए जाए, सिर्फ ऐसे लॉजिकल क्वेश्चन पूछा जाए कि कैसे पहचानेंगे, तो उसका जवाब ऐसे देंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, जितने तीनों दर्पण लगे होंगे, एक उत्तल हो गया, अवतल हो गया, समतल दर्पण हो गया, इनके सामने जाकर के खड़े होंगे। जितना बड़ा आकार हमारा है उतना बड़ा आकार अगर उस दर्पण में हमें दिखता है, और लिटरली इन्वर्टेड तो होगा, पार्श्विक रूप से उल्टा तो होगा, दाया बायां दिखेगा, बायां दाया दिखेगा, तो वो अलग इशू नहीं है, सारे दर्पणों में ऐसा होता है। तो हम क्या कर सकते हैं, सबसे पहले जाकर के दर्पण के सामने खड़े होते हैं। अगर हमारे जितना आकार है उतना आकार वहां दिखता है हमें, तो हम ये कह पाते हैं कि जितना बड़ा आकार हमारा था उतना आकार दिख रहा है, तो वो दर्पण कैसा होगा, समतल दर्पण होगा। ठीक है, अगर हम दर्पण के सामने जाकर खड़े होते हैं किसी दर्पण के सामने, और उस दर्पण में हमारा छोटा प्रतिबिंब दिखाई देता है। छोटा प्रतिबिंब देखने का क्या मतलब है, अगर प्रतिबिंब छोटा दिखाई दे रहा होगा तो वो इस केस की बात कर रहे होंगे यहां से।
अगर हम इस दर्पण के सामने यहां पर खड़े हो जाएंगे तो हमारा छोटा प्रतिबिंब बनेगा, तो वो दर्पण कैसा होगा, तो उत्तल दर्पण होगा। अब बात आती है अवतल दर्पण की। तो अवतल दर्पण पहचानने का यही तरीका है, अवतल दर्पण को लो और अपने पास चेहरे के पास लेकर के आओ। जैसे जैसे चेहरे के पास लेकर के आओगे उसका आकार बढ़ता चला जाएगा, तो उसका आकार अगर बढ़ता चला जाएगा तो वहां पर हम कहेंगे ये अवतल दर्पण है। तो ये हो गया जवाब, ऐसे जवाब देंगे। समतल दर्पण के सामने जब जाएंगे तो वहां पर वस्तु के आकार के बराबर का प्रतिबिंब बनेगा, और अवतल दर्पण के सामने जब जाएंगे हम लोग तो जब जैसे जैसे दर्पण को पास लेकर के आएंगे क्या होगा, हमारा प्रतिबिंब बढ़ता जाएगा, बड़ा होता जाएगा। और अगर उत्तल दर्पण के बारे में बात करें तो उत्तल दर्पण में हम अपना प्रतिबिंब देखते हैं तो वो हमें छोटा दिखाई देगा। ठीक है। अब बात किया जाए कि इन दर्पणों को अगर दे दिया जाए, फिर पहचानने की बात की जाए कि अगर इनको दे दिया गया है और उसके बाद पहचान के बताना है कि कौन सा दर्पण कैसा होगा, तो ध्यान रखेंगे जैसे समतल दर्पण के बारे में अगर बात करें, यहां पर एक समतल दर्पण दिया गया है। इस समतल दर्पण में अगर कोई भी किसी भी चीज का प्रतिबिंब हम देखना चाहते हैं तो जितना बड़ा ये दर्पण होगा, उसके मतलब जितना बड़ा ये दर्पण होगा उसके रेस्पेक्ट में अगर कोई वस्तु रखी जाती है, अब इसका आकार कितना होना चाहिए, ये वस्तु का आकार कितना होना चाहिए पूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए, तो हम लोग क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे तो बताएंगे। वैसे पहले से पता होता है क्लास 10th से कि अगर h ऊंचाई की वस्तु है इसके सामने रखी जाती तो इसकी ऊंचाई h/2 अगर होती तो उसका पूरा प्रतिबिंब ये बना देता है। तो अगर इस दर्पण में हम लोग प्रतिबिंब देखते हैं अपना, और जितनी बड़ी वस्तु है उतना बड़ा प्रतिबिंब अगर इस दर्पण से दिखेगा तो हम कहेंगे ये दर्पण कैसा होगा, तो ये दर्पण होगा समतल दर्पण। ठीक है। बात किया जाए कि उत्तल दर्पण कैसा दिखता है, तो उत्तल दर्पण में अगर हम लोग अपना प्रतिबिंब देखेंगे तो कुछ इस तरह से दिखता है। ये हो गया उत्तल दर्पण हमारे पास। और उत्तल दर्पण की खास बात क्या होती है, इनको रख करके भी देखा जा सकता है। अगर हम इसको रखते हैं किसी फ्लैट सरफेस के ऊपर और परावर्तक जो तल होता है वो क्या हो, अगर उठा हुआ होता है, बाहर की तरफ उठा हुआ होता है, तो हम कहेंगे उत्तल दर्पण है। और इसमें जब हम प्रतिबिंब देखते हैं अपना तो सीधा प्रतिबिंब दिखाई देता है। देखो सीधा प्रतिबिंब यहां से दिखाई देगा। ठीक है। अब अगर बात किया जाए, ये तो हो गया उत्तल दर्पण। अगर अवतल दर्पण के बारे में बात करें कि अवतल दर्पण कैसा दिखता है, तो अवतल दर्पण को जब किसी समतल सतह पर रखा जाएगा तो उसका जो भाग पॉलिश किया होता, जो ये भाग होगा जो पॉलिश किया गया होगा, इसको सतह के ऊपर रखा जाएगा तो ये क्या होगा, थोड़ा उठा हुआ सा महसूस होगा, बाहर निकला हुआ सा। तो उठा हुआ सा महसूस होगा, इसका मतलब क्या है, उठे हुए भाग पर पॉलिश की गई, दबा हुआ भाग परावर्तक सतह का काम कर रहा है। और ऐसा किस केस में होता है, तो अवतल दर्पण के केस में होता है। यहां पर अगर बात करें कि जैसे जैसे हम अपना चेहरा इसके पास लेकर के जाएंगे प्रतिबिंब बड़ा होता जाएगा, तो प्रतिबिंब जब बड़ा हो रहा हो तो अवतल दर्पण होगा। तो ये उपयोग भी याद रखेंगे, अगर लैब के अंदर टेस्ट करने के लिए दिया जाए तो वो भी कैसे कर सकते हैं उनका भी तरीका हमने बताया। ठीक है। सामने से होते हैं अगर हमारे पास ये दर्पण तो भी पता लगा सकते हैं, अगर नहीं भी है तो उन्हें टच किए बिना भी हम पता लगा सकते हैं कि वो दर्पण कैसे होंगे। ठीक है। उम्मीद है कि दर्पण के उपयोग ये समझ में आए होंगे, दर्पण को पहचानना कैसे है वो भी समझ में आया होगा। इसके आगे बढ़ते हैं और कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट के बारे में बात करते हैं। जैसे जब हम लोग प्रकाशिकी यंत्र पढ़ेंगे उनमें हमें ये दोष पढ़ने हैं, इसलिए हम पहले ही पढ़ लेते हैं। सबसे पहले बात करें कि गोली विपथन होता क्या है, गोली विपथन दोष के बारे में पढ़ना चाहते हैं। तो विपथन का मतलब ये होता है दोष। विपथन का क्या मतलब होता है, दोष होता है, जिसको हम लोग कहते हैं डिफेक्ट। ये डिफेक्ट है इसके अंदर। और ये डिफेक्ट क्या होता है, सबसे पहले ये जानने से पहले हम लोग एक फिगर बनाते हैं। ये फिगर बन गया, इसमें पेंटिंग कर देते हैं बाहर के साइड। बाहर की साइड सिल्वर या एल्यूमिनियम की पेंट लगा दी जाती है जिससे परावर्तक बन जाए। ऐसा हो गया। अब अगर यहां पर हम लोग इसका मुख्य अक्ष बना दें तो यहां से इसका मुख्य अक्ष खींच देते हैं। मुख्य अक्ष बन गया इसका। अब हम यहां से देखना चाहते हैं कि ये तो हो गया दर्पण का ध्रुव जिसे P कहते हैं। यहां पर होता है फोकस, तो ये फोकस हो जाएगा, बाकी चीजें रहेंगी। अब यहां पर किरणों को आपतित करवाते हैं। जैसे यहां पर एक किरण आपतित होती है बिल्कुल यहां से, ये इधर से आकर के आपतित हो रही है। दूसरी प्रकाश किरण यहां से आकर के आपतित हो रही है। तीसरी प्रकाश किरण यहां से आकर के आपतित हो रही है। जब हम लोगों ने पढ़ा था कि प्रतिबिंब क्या होते हैं तो वहां पर ये देखा था प्रतिबिंब क्या होता है, तो कटान होता है। प्रतिबिंब कटान होता है किसका, अगर परावर्तन हो रहा होगा तो परावर्तित किरणों का, और अगर अपवर्तन हो रहा होगा तो अपवर्तित किरणों का कटान होता है। यहां तो परावर्तन पढ़ रहे हैं। अब यहां से पॉइंट एक और है, यहां अगर अभिलंब खींचना हो तो अभिलंब हम कहां से खींचेंगे, तो अभिलंब ऑब्वियस से कहां से खींचे जाते हैं, तो अभिलंब खींचा जाता है वक्रता केंद्र से। तो ये ऐसा होगा, ये यहां पर कुछ ऐसा बनेगा अभिलंब, और यहां पर कुछ ऐसा बनेगा।
ये कुछ ऐसा अभिलंब बनेगा। ठीक है, ये अभिलंब बन गए और ये पॉइंट क्या होगा, तो ये पॉइंट कहलाएगा वक्रता केंद्र सी। तो 3 किरणें आ रही हैं, ये पहली किरण मान लेते हैं आपतित किरण, दूसरी आपतित किरण, तीसरी आपतित किरण। ये 3 आपतित किरणें आकर के दर्पण पर आपतित हो रही हैं कुछ इस तरह से, ये कुछ इस तरह से आपतित हो रही हैं प्रकाश किरणें। अब अगर इस दर्पण के ऊपर आपतित हो रही हैं प्रकाश किरणें, तो हम यहां पर गोलीय व्यक्तन को समझना चाहते हैं। तो हम लोगों ने पढ़ा था प्रतिबिंब क्या होता है, एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं। प्रतिबिंब, प्रतिबिंब क्या होता है, जिसको हम कहते हैं इमेज। प्रतिबिंब होता है परावर्तित या अपवर्तित, परावर्तित या फिर अपवर्तित किरणों का कटान बिंदु। जहां पर यह कटान होता है उस बिंदु को क्या कहा जाता है, उसको हम कहते हैं कि वहां उस बिंदु का वस्तु का प्रतिबिंब बन रहा होगा। तो ये पॉइंट हम लोगों को पहले से पता है। लेकिन अगर यहां से देखा जाए कि ये पहली आपतित प्रकाश किरण, ये दूसरी है और ये तीसरी आपतित प्रकाश किरणें आकर के गिर रही हैं, तो दर्पण से परावर्तन के पश्चात ये परावर्तित तो होंगी। तो जब परावर्तित होती हैं, पिछले क्लास में, अब पता है याद नहीं, आप लोगों को याद नहीं है, यहां पर एक फार्मूला निकाला गया था, R डिवाइडेड बाय में 2 यहां पर लिखा गया था cos I। ये कौन सी दूरी थी, तो अगर ये C होता है, यहां पर ये C लिखा गया है और इसको निकाला गया था, ये x निकल के आया था और ये x क्या था, तो यहां पर हम दोबारा से बना लेते हैं। कुछ इस तरह से हम लोगों ने दर्पण कंसीडर किया था, दर्पण माना था। यहां पर ये P हुआ करता था, यहां पर F था और यहां पर C था। ठीक है, यहां पर प्रकाश किरणें आकर के गिर रही थी, फोकस से होकर के जा रही थी। तो जो CF की वैल्यू निकल के आई थी, यहां से यहां तक की CF की जो वैल्यू निकल के आई थी वो थी R डिवाइडेड बाई में cos I। ठीक है, अब यहां से कोण के बारे में समझते हैं। पहले ये कोण देखेंगे I1, ये कोण देखेंगे I2 और ये कोण देखेंगे I3। देख पा रहे होंगे कि कोण जैसे जैसे हम पोल की तरफ बढ़ते हैं, जिसको हम लोगों ने साइन कन्वेंशन के टाइम मूल बिंदु कहा था, जैसे जैसे ध्रुव की तरफ बढ़ते जाते हैं आपतन कोण का मान कम होता जाता है। तो यहां पर अगर I की वैल्यू कम होगी तो यहां से cos I की वैल्यू बढ़ जाएगी। इसका यह सीधा मतलब है कि x कम हो जाएगा, क्योंकि किसी भी भिन्न का हर अगर बढ़ेगा तो वो भिन्न कम हो जाएगी। तो जब I की वैल्यू कम होगी तो cos I बढ़ जाएगा। तो यहां से यही कह रहे हैं, यहां पर I3 का मान कम है, जैसे I3 देखो सबसे कम है, फिर I2 है, उसके बाद में फिर I1 निकल के आएगा, सबसे बड़ा I1 होगा। तो सबसे बड़ा अगर I1 होगा तो उसके लिए, और यहां पर इसका दूसरा अगर यहां से लिखें दूसरा केस कि I बड़ा होगा तो cos I छोटा होगा, cos I छोटा होगा तो x की वैल्यू अपने आप बढ़ जाएगी। तो अब यहां से देखना चाहते हैं कौन सी किरणें कहां से पास करेंगी। तो अगर ये फार्मूला हम लोग लगाते हैं पहले केस में कि जिसका एंगल ऑफ इंसिडेंस बड़ा होगा, जिसका आपतन कोण बड़ा होगा, तो जिसका आपतन कोण बड़ा होगा cos I की वैल्यू उतनी छोटी आएगी, वो मान उतना ज्यादा बड़ा आएगा। तो हम लोग यहां से कह सकते हैं कि I1 जो दूरी, ये I1 जो आपतन कोण है, ये सबसे बड़ा कोण है, तो सबसे बड़ा कोण रखेंगे तो cos क्या बनेगा, छोटा बनेगा। cos छोटा होगा तो ये भिन्न जो होगी वो बड़ी बनेगी। बड़ी बनेगी मतलब इस जब आपतित होगी, ये प्रकाश जो आपतित हुई परावर्तन के पश्चात ये कहीं से पास होगी, तो ये C होता है, यहां कहीं पर तो F था, यहां कहीं पर F था, तो ये दूरी क्या हो जाएगी, बढ़ती जाएगी। मतलब जैसे हम लोगों ने पढ़ा कि I बढ़ेगा cos I घटेगा, cos I घटेगा तो x बढ़ जाएगा। मतलब ये वाली जो प्रकाश किरण है वो कहीं इससे थोड़ा दूर से पास होगी, मतलब इससे दूर से पास होगी। लेकिन जब एंगल ऑफ इंसिडेंस की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस की वैल्यू जैसे कम हो जाएगी तो हम लोगों ने पढ़ा cos I बढ़ेगा, cos I बढ़ेगा तो x घट जाएगा। मतलब वो x जब घटेगा, इसका क्या मतलब है, यहां से यहां तक की दूरी घटेगी तो प्रकाश किरणें यहां इस बीच से जाने लगेंगी। मतलब ये प्रकाश किरण यहां से मान लेते हैं जा रही है, ये प्रकाश किरण कुछ इस तरह से जा रही है, यहां कहीं से होकर के जा रही है। अब इससे तो बड़ा ही होगा, ये I बहुत छोटा था, अगर ये I बहुत छोटा होगा तो cos I बढ़ेगा, cos I बढ़ेगा तो ये दूरी छोटी निकल के आएगी। और I2 के केस में देखें तो I2 क्या है, I3 से तो बड़ा ही है, तो I3 से बड़ा है तो cos I छोटा होगा और ये दूरी बढ़ जाएगी। ये दूरी बढ़ जाएगी मतलब ये यहां कहीं से होकर के पास होंगी, ये फिर यहां कहीं से होकर के पास होंगी, तो इस तरह से पास हो रही हैं। अब इनके कटान देख लेते हैं, क्योंकि परावर्तित किरणें है ना, तो कटान देखते हैं।
ये पहली किरण और ये दूसरी किरण का कटान देखो यहां हो रहा है, ठीक है। दूसरी किरण और तीसरी किरण का कटान देखो यहां हो रहा है। दूसरी और पहली किरण के बारे में यहां पर देखें तो तीसरी किरण ये है, दूसरी किरण का कटान यहां हो रहा है। इस तरह से किरणें काट रही हैं, तो अलग अलग बिंदुओं पर ये किरणें काटेंगी। तो अलग अलग बिंदुओं पर किरणें काटेंगे, जो क्या प्रतिबिंब बनेगा वो स्पष्ट होगा? नहीं होगा। स्पष्ट नहीं होगा तो यहां पर ब्लर इमेज बनेगी, अस्पष्ट प्रतिबिंब बनेगा। और ब्लर्ड इमेज जो बनती है उसको दूर करने का जो तरीका होता है उससे पहले बाद में बात करेंगे हम। लेकिन जो ये इनकैपेबिलिटी है, ये जो दर्पण की असमर्थता है, यहां पर क्या है, ये सारी की सारी आपतित किरणों जो समांतर आ रही थी उनको अगर एक विशेष बिंदु पर फोकस नहीं कर पाएगा तो ये इसकी कमी हुई। इसी कमी को कहा जाता है गोलीय विपथन। फिर से बात करते हैं, गोलीय दर्पण में वो दोष जिसके कारण अगर समांतर प्रकाश किरणें आ रही हैं, दर्पण से परावर्तन के पश्चात वो एक विशेष बिंदु से नहीं गुजर पाती, मतलब एक ही बिंदु से पास नहीं हो पाती। एक ही बिंदु से पास नहीं होंगी, अलग अलग काटेंगी, अलग अलग उनके प्रतिबिंब बनेंगे, जिससे जो स्पष्ट बनने वाला प्रतिबिंब होता है वो कैसा हो जाता है? ब्लर हो जाता है। इसीलिए कहते हैं कि हम पैराएक्सियल रेज के बारे में बात करेंगे, क्योंकि पैराएक्सियल रेज के बारे में बात करेंगे तो आई की वैल्यू छोटी होगी, कॉज आई की वैल्यू 0 की तरफ बढ़ेगी, कॉज आई 1 की तरफ बढ़ेगा, एक्स की वैल्यू r/2 निकल के आएगी। मतलब जितनी भी किरणें होंगी वो कहां से पास करेंगी? फोकस से होकर के पास करेंगी। तो गोलीय विपथन क्या होता है? यहां पर समांतर किरणें परावर्तन के पश्चात दर्पण से परावर्तन के पश्चात दर्पण से परावर्तन के पश्चात एक ही बिंदु से होकर नहीं गुजरती, एक ही बिंदु से होकर नहीं गुजरती। और अगर एक ही बिंदु से होकर नहीं गुजरती, इसी दोष को क्या कहा जाता है? इसी दोष को कहते हैं हम लोग गोलीय विपथन। गोलीय विपथन कहा जाता है। गोलीय विपथन क्या होता है तो बता पाएंगे कि अगर किसी दर्पण के ऊपर समांतर प्रकाश किरणें आपतित करवाई जाती हैं तो सारी की सारी प्रकाश किरणें जो परावर्तन के पश्चात मिलती है वो एक विशेष बिंदु पर नहीं मिल पाती, और बिंदु पर नहीं मिलने की, एक ही बिंदु पर ना मिलने की वजह से जो प्रतिबिंब बनता है वो ब्लर बन जाता है, धुंधला बनता है। और धुंधले प्रतिबिंब के जो इसके कारण इसमें जो दोष उत्पन्न हुआ है उसी को कहा जाता है गोलीय विपथन। तो उम्मीद है ये चीज समझ में आई होगी। ये डेरिवेशन कहां से किया गया था? साइन रूल लगा के हम लोग निकाले थे, पिछली क्लास में जाकर के देख सकते हैं। आई की वैल्यू कम होगी, कॉज आई बड़ा होगा, हम जानते हैं मैथ में ये, कॉज आई अगर बड़ा होगा तो एक्स की वैल्यू कम आएगी। एक्स की वैल्यू कम आएगी क्या मतलब? उसके पास में जाकर के कट करेंगी, ये थोड़ा दूर जाकर के कट करेंगे, जिसकी वजह से क्या होगा? इनके कटान बिंदु अलग अलग हो जाएंगे। कटान बिंदु अलग अलग होने की वजह से जो प्रतिबिंब बनेगा वो अस्पष्ट बनेगा। ठीक है, उम्मीद है कि गोलीय विपथन समझ में आया होगा। अब ये पूछ सकते हैं कि इसका निवारण कैसे किया जा सकता है? तो गोलीय विपथन का निवारण करने के लिए यहां पर हम लोग ये देख पा रहे हैं कि जो तीसरी प्रकाश किरण है उसके नीचे वाली जो किरणें आएंगी, तीसरे से नीचे जो किरणें होंगी, उनके लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस आपतन कोण का मान बहुत कम होगा, और कोण का मान बहुत कम होगा तो कॉज जो आई बनेगा वो अप्रोक्सीमेट लगभग 1 रहेगा। तो जितनी भी किरणें होंगी वो फोकस से पास करेंगी, उसके ऊपर की जो किरणें हैं वो फोकस से पास नहीं कर रही हैं। तो इसका निवारण करने के लिए कई सारे तरीके होते हैं, एक एक करके देखते हैं। सबसे पहला निवारण। पहला निवारण है गोलीय दर्पण की स्थान पर, गोलीय दर्पण के स्थान पर परवलयाकार दर्पण का उपयोग करना चाहिए, उपयोग करना चाहिए। ठीक है, तो गोलीय दर्पण के स्थान पर परवलयाकार दर्पण का उपयोग करना चाहिए। ये तो यही हुआ कि गोलीय दर्पण का उपयोग नहीं करेंगे, हम परवलयाकार दर्पण का उपयोग कर लेंगे। परवलयाकार दर्पण में खास बात क्या होती है वो हम लोग मैथ्स में पढ़ते हैं। कुछ इस तरह से ही होता है दर्पण, और अगर ये दर्पण कुछ इस तरह से होगा तो यहां पर जो प्रकाश किरणें आकर के आपतित होंगी, ये जो प्रकाश किरणें आएंगी, ये हो गया इसका मुख्य फोक अक्ष, और प्रकाश किरणें इधर से आ रही हैं कहीं से, कुछ इस तरह से, ये इधर से आ रही हैं प्रकाश किरणें, ये इधर से,
ये प्रकाश किरणें हैं जो मुख्य अक्ष के समांतर आ रही हैं। और मुख्य अक्ष के जो समांतर प्रकाश किरणें आ रही हैं दर्पण से परावर्तन के पश्चात कहां से गुजरेंगी, तो ये एक ही बिंदु से होकर के गुजरती हैं। ये एक ही बिंदु से होकर के गुजरती हैं, जिसे हम इसकी नाभि कहते हैं। वैसे वो अलग बात है, लेकिन अभी ये समझ सकते हैं कि अगर परवलयाकार दर्पण का उपयोग किया गया होगा तो परवलयाकार दर्पण का उपयोग करके हम गोलीय विपथन का दोष दूर कर सकते हैं। सारी किरणें जो अलग अलग मिल रही थी वो अब एक ही बिंदु पर मिलेंगी जाकर के। ठीक है, तो ये तो तरीका हो गया। लेकिन ये भी कह सकते हैं, क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि गोलीय दर्पण का उपयोग हम नहीं कर रहे हैं, परवलयाकार दर्पण का उपयोग कर रहे हैं, तब तो इसे दूर कर दिया जा सकता है। लेकिन क्वेश्चन ये भी तो पूछा जा सकता है कि हम गोलीय दर्पण का ही उपयोग करना चाहते हैं, कुछ ऐसा करो जिससे ये दोष ना उत्पन्न हो। तो इसका निवारण करने के लिए हम दूसरा बी पॉइंट लिख सकते हैं कि अगर हमें परवलयाकार दर्पण का उपयोग नहीं करना है, हम गोलीय दर्पण का ही उपयोग करना चाहते हैं, लेकिन उसमें ये दोष ना रहे, तो यहां पर याद रखेंगे गोलीय दर्पण का द्वारक छोटा कर दिया जाए, तब गोलीय विपथन का दोष दूर किया जा सकता है। इसका क्या मतलब है? जैसे अभी हम लोगों ने दर्पण बनाया, यहां पर वापस चलते हैं। ये देखिए, ये दर्पण बनाया गया है। किरणें दिक्कत कौन सी कर रही हैं? इतने भाग की ऊपर और इधर नीचे इतने भाग की किरणें दिक्कत कर रही हैं। क्या करो, इसको काट के हटा दो। तो अगर इसको काट के हटा दिया जाएगा तो हम ये कह सकते हैं कि जैसे ये दर्पण हमारे पास बना हुआ था और यहां पर जो ये मुख्य अक्ष था, यहां से जो किरणें आ रही थी वो तो टकराने के बाद कहां से पास कर रही थी? फोकस से पास कर रही थी। ये फोकस पर मिल रही थी जाकर के, लेकिन इसके ऊपर की किरणें नहीं आकर के मिल रही थी। ये पूरा दर्पण हमारे पास बना हुआ था, लेकिन इसके ऊपर की किरणें आकर के नहीं मिल रही थी। तो अगर इसके ऊपर की किरणें आकर के फोकस पर नहीं मिलेंगी, वही बनाती थी धुंधला प्रतिबिंब। तो धुंधला प्रतिबिंब तो बनेगा, लेकिन अब यहां से देखेंगे कि इन किरणों, जो ऊपर वाले इससे किरणें होंगी, इससे ऊपर की जो किरणें होंगी या इससे नीचे की जो किरणें होंगी, उनको हटाना चाहते हैं कि वो इस पर आपतित ना हो। तो कई सारे तरीके हो सकते हैं। पहला तरीका हो सकता है कि सर ऊपर वाले दर्पण को ही हटा दो, ऊपर वाले दर्पण को हटा दो। इस ऊपर वाले दर्पण को हटा दिया गया। ठीक है, अब ये दर्पण का द्वारक हो गया छोटा। दर्पण का द्वारक छोटा होने से जितनी भी किरणें आएंगी वो सब फोकस से जाएंगी। ठीक, एक पॉइंट ये हो गया। लेकिन दर्पण का अगर उतना भाग हटा दिया जाएगा तो इससे एक दिक्कत ये हुई कि जो प्रकाश किरणें वहां से आकर के यहां पर ब्लड इमेज बना रही थी, उसमें भी तीव्रता में कुछ ना कुछ योगदान तो दे ही रही थी। और के ऊपर जो किरणें आ रही थी या इसके नीचे जो किरणें आ रही थी वो तो प्रतिबिंब को चमकीला बना रही थी, उसकी तीव्रता अधिकतम कर रही थी, बहुत ज्यादा कर रही थी। लेकिन दर्पण को काट के हटा दिया गया, अब उसकी तीव्रता कम हो गई, तो जो प्रतिबिंब बनेगा वो कम चमकीला बनेगा। ठीक, अब दूसरी बात, एक तो तरीका ये हुआ कि बड़े वाले भाग को, जो भाग गड़बड़ कर रहा था, उस भाग को काट के हटा दिया जाता, वैसा होगा। दूसरा तरीका हो सकता है, दूसरा तरीका क्या हो सकता है? दूसरा तरीका ये हो सकता है कि इधर जो अंदर वाला भाग है, इधर का जो अंदर वाला भाग है, यहां ये अंदर वाला भाग दिख रहा होगा, ये अंदर का भाग जो परावर्तक सतह है, और इधर का अंदर का भाग, ये जो परावर्तक सतह है, इसको ब्लैक पेंट कर दो। ठीक है, चारकोल या ब्लैक पेंट कर दो। तो ब्लैक पेंट कर दोगे तो क्या होगा? ये जितनी प्रकाश किरणें आपतित होंगी उन सबको अवशोषित कर लेगा, वो आकर के यहां डिस्टर्ब नहीं करेंगे प्रतिबिंब के निर्माण में। तो अगर प्रतिबिंब के निर्माण में ये आकर के भाग नहीं लेंगी तो प्रतिबिंब जो बनेगा स्पष्ट बनेगा। अगेन यहां ध्यान रखेंगे तीव्रता कम हो जाएगी, इस बात का ध्यान रखना है। क्योंकि तीव्रता कम क्यों हो जाएगी? क्योंकि जो प्रकाश किरणें आकर इस पर गिरेंगी वो अवशोषित कर ली जाएंगी, वो परावर्तित होकर के नहीं जाएंगी, तो परावर्तन नहीं होगा, तो जो इमेज बनेगी वो थोड़ा डार्क बनेगी, मतलब ब्राइट ज्यादा नहीं होगी। ठीक है, एक तरीका तो ये हो गया। ठीक है, पहला तरीका था इसको काट के हटा दिया जाए, दूसरा अंदर वाले परावर्तक तल को ही ब्लैक पेंट कर दिया जाए। तीसरा तरीका क्या होता है?
ये तो ब्लैक पेंट हो गया। तीसरा तरीका आप सुनते हैं। तीसरा तरीका क्या हुआ, इधर वाला जो भाग है ना जिसको पेंट किया गया है, इसकी पेंट को खुरच दिया जाए, इसकी पेंट को ही खुरच दिया जाए ऊपर की, ये ऐसा। ऊपर वाले भाग की पेंट को ही खुरच दिया गया। तो ऊपर के भाग की अगर पेंट को खुरच दिया जाएगा तो इससे क्या होगा, ये ऐसा है। यहां तक तो पेंट है, ऊपर की पेंट खुरच दी गई, हटा दी गई पेंट। तो अगर इसके ऊपर की पेंट हटा दी जाएगी तो जो प्रकाश किरणें आएंगी आर पार जाएंगी, अब वो यहां पर पार्टिसिपेट नहीं करेंगी। तो इसको रिमूव करने के कई सारे तरीके होते हैं, लेकिन इन जनरल सबसे बेहतरीन तरीका होता है, बढ़िया तरीका ये होता है कि हम परवलयाकार दर्पण का उपयोग कर लें। परवलयाकार दर्पण का उपयोग करने से जितनी किरणें होती हैं एक विशेष बिंदु से होकर के पास होंगी, और एक ही बिंदु से पास होने की वजह से जो यहां प्रतिबिंब बनेगा वो चमकीला बनेगा। लेकिन यहां जो दूर करने के दोष हम लोगों ने पढ़ा कि अंदर वाले परावर्तक सतह को ही ब्लैक पेंट कर दो, या उसको काट के हटा दो, या उसके जो दूसरी तरफ एल्यूमिनियम या फिर सिल्वर की जो पेंट लगी है उसको खुरच दिया जाए, उसको हटा दिया जाए, तो यहां पर प्रकाश की तीव्रता कम हो जाएगी। लेकिन इस वाले केस में प्रकाश की तीव्रता कम नहीं होगी। तो उम्मीद है ये समझ में आया होगा कि गोलीय विपथन का दोष क्या होता है। सभी किरणों को दर्पण फोकस करके एक ही बिंदु पर गिरा नहीं पाता, जिसकी वजह से जो प्रतिबिंब बनता है वो ब्लर बनता है, धुंधला बनता है, अस्पष्ट बनता है। ये दर्पण की जो खामी होती, कमी होती है, इसी को कहा जाता है गोलीय विपथन। ठीक है, स्फेरिकल एब्रेशन कहा जाता है। ठीक है, वर्ड विपथन भी होता है, उसके बारे में हम लोग जब लेंस पढ़ रहे होंगे वहां पर बात करेंगे। यहां पर कुछ महत्वपूर्ण ग्राफ के बारे में बात कर लेते हैं जो पिछली क्लास में हम लोगों ने डेरिवेशन किए थे। जैसे एक फार्मूला निकाला था 1/f = 1/v + 1/u, याद होगा। दर्पण सूत्र है, ये नहीं याद है तो लिख लेते हैं, क्या है ये, दर्पण सूत्र है। दर्पण सूत्र में यहां पर कल हम लोगों ने जब इसका डेरिवेशन किया था तो इसका ग्राफ बनाना भूल गए थे, वो ग्राफ हम लोग आज बना लेते हैं। ये कुछ ऐसा ग्राफ है। यहां पर हम लोग बनाते हैं 1/f, ये है 1/v और यहां पर 1/u दिया गया है। ठीक है, इनके बीच ग्राफ खींचना है। तो अगर 1/f और 1/u के बीच में ग्राफ खींचा जाए तो ग्राफ कैसा निकल के आएगा, तो यहां से अगर हम लोग देखें 1/v = ठीक है, क्या निकल के आएगा, तो 1/f - 1/u निकल के आएगा। होगा ऐसा, बिल्कुल बिल्कुल होगा। अब अगर हम यहां से देखेंगे कि 1/v और 1/u में हम ग्राफ खींचना चाहते हैं, कैसा ग्राफ बनेगा, तो 1/u 1/f में यहां से देखेंगे ये बन जाएगा हमारे पास y = ये बन जाएगा c-, यहां पर ये क्या लिखा गया है, -1 लिखा गया है, इनटू में इसे मान लेते हैं x है। तो ये तो हो गया हमारे पास x का काम करेगा, ये हो जाएगा y का काम करेगा। तो y बराबर क्या है, -mx + c टाइप की लाइन आएगी। तो इसकी प्रवणता तो एक से ज्यादा, मतलब एक से ज्यादा नेगेटिव होगी। नेगेटिव कब होगी, जब थीटा की वैल्यू जो होगी वो 90 से ज्यादा आएगी, दूसरे क्वाड्रेंट में जाएगा। तो कुछ इस तरह का ग्राफ बनेगा। ये कोऑर्डिनेट भी 1/f होगा, ये कोऑर्डिनेट भी 1/f निकल के आ रहा होगा। तो इस तरह से ग्राफ बनाया जा सकता है। एक दूसरा ग्राफ भी खींच सकते हैं हम लोग सीधे u और v का। तो कुछ इस तरह का ग्राफ होगा, इधर u होगा और इधर v होगा। तो अगर इसका ग्राफ खींचा जाए तो इसका ग्राफ हम लोग कुछ इस तरह से खींचते हैं, ये हो गया, और ये एक लाइन बना दी गई दूसरी। ठीक है, और यहां पर जो ग्राफ बनेगा वो क्या होगा, तो v और u हाइपरबोला टाइप बनेगा। तो ग्राफ कुछ इस तरह का बनता है, ये ऐसा बनता है ग्राफ। यहां पर ये f रहता है, यहां पर भी ये f रहता है। ठीक है, और ये ग्राफ कैसा होता है, तो हाइपरबोला होता है, हाइपरबोला, अतिपरवलय। ठीक है, अतिपरवलयाकार, अतिपरवलयाकार, अतिपरवलयाकार ग्राफ बनता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो 1/f मतलब 1/v और 1/u में ग्राफ खींचा जाए तो वैसा होगा, यहां पर ग्राफ ऐसा होगा। तो इस तरह से u और v में ग्राफ खींचा जा सकता है, और वो तरीका हो गया 1/v और 1/u में ग्राफ कैसे खींचा जाएगा। तो ये कुछ ग्राफ थे जो हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में नहीं ड्रॉ किए थे, तो यहां पर ड्रॉ कर लिया गया, यहां बना लिया गया। और यहां पर हम लोगों ने देखा कि बहुत एक महत्वपूर्ण दोष था जो कि होता है दर्पण के अंदर, गोलीय दर्पण के अंदर, जो कि होता है गोलीय विपथन। गोलीय विपथन का दोष दूर करने के तरीके कई सारे हमने बताए, वो याद रखेंगे। एक सबसे बढ़िया तरीका ये है कि हम परवलयाकार दर्पण का उपयोग करें।
ठीक है, तो ये हो गया गोली विघटन। यहां पर हम लोगों ने बात किया कि इन दर्पणों का उपयोग कैसे किया जा सकता है, और हमने ये भी प्रैक्टिकल बताया कि अगर हमें दर्पण दिए जाए उनको पहचानना हो तो कैसे पहचान सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि जो परावर्तन की थियरी है, अब तक अगर सारी क्लास अटेंड की है, उम्मीद है वो सारी समझ में आई होंगी। अगली क्लास में जितना कुछ हम लोगों ने पढ़ा है उन सब पर आधारित सवालों की प्रैक्टिस करेंगे, तो क्लास सारी देख कर आएंगे, क्योंकि तभी हम प्रैक्टिस कर सकते हैं। जैसे प्रतिबिंब का बनना हो गया, वस्तु का वेग, प्रतिबिंब का वेग, ये सब कैसे निकाले जाते हैं समतल दर्पण के केस में, और उत्तल दर्पण अवतल दर्पण के केस में कैसे निकाले जाते हैं, आवर्धन पर आधारित सवाल कैसे किए जा सकते हैं, और दर्पण सूत्र पर आधारित सवालों को हम कैसे डील करेंगे। तो अगली क्लास से पहले इन सारी चीजों को रिवाइज कर लेंगे। अगली क्लास में जब हम लोग मिलेंगे तो इस पर जुड़े आंकिक प्रश्नों के अभ्यास करेंगे, साथ ही इसके जो क्वेश्चंस होते हैं वो होमवर्क में भी मिल जाएंगे आप लोगों को, क्योंकि परावर्तन जो टॉपिक था वो यहां पर कंप्लीट हो जाता है। तो तब तक के लिए इन क्लास को रिवाइज कीजिए। मिलते हैं परावर्तन के न्यूमेरिकल के साथ, कंप्लीट थ्योरी को रिवाइज करके आएंगे। टिल देन आई विश यू ऑल द बेस्ट।